हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज फिर से हम जीके जीएस के 20 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के व्यू से। तो कल के कुछ प्रश्नों का उत्तर हम नहीं बताए थे, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो आज फिर से हम प्रश्न पढ़ेंगे और उसका ऑप्शन पढ़ेंगे और 5 सेकंड के अंदर आपको उसका जवाब देना है और फिर हम उसका आंसर बताएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप टोटल कितना प्रश्न सही कर पाएँ। आप लोग से मैं बार-बार निवेदन करता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर से ज़रूर बताइए कि कितना प्रश्न आप सही कर पाएँ। वीडियो कैसा लगा, लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं। चलिए कोई नहीं, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 की। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा, ग्राम पंचायत के सरकारी पदाधिकारी कौन हैं? आपको बताना है, 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से ग्राम पंचायत के सरकारी जो अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं, ठीक? तो हम पढ़ देते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है हमारा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पंचायत सेवक, जिला विकास पदाधिकारी। ऑप्शन 4 है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायत सेवक, ऑप्शन संख्या 2। अब हम प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? जो भारत के संविधान की अनुसूची 11 है, हम लोग जानते हैं टोटल भारत के संविधान में कितना 12 अनुसूची है और 22 भाग है, ठीक? 22 भाग है। अनुसूची जो था पहले 8 था, बाद में इसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। तो आपको यही बताना है कि जो 11वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 है 18 विषय, ऑप्शन संख्या 2 है 28 विषय, ऑप्शन संख्या 3 है 19 विषय, ऑप्शन संख्या 4 है 29 विषय। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 विषय। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन है? आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होते हैं, ठीक? तो हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 है महान्यायवादी, ऑप्शन 2 है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन 3 है गृह सचिव, ऑप्शन 4 है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव, जिसको कैबिनेट सचिव भी बोलते हैं, ठीक? कैबिनेट, तो यही जो है होते हैं केंद्रीय सरकार के उच्चतम सिविल अधिकारी। तब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है? आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि किस स्थिति में भारतीय नागरिक के जो मौलिक अधिकार है, जो कि फंडामेंटल राइट है, हम लोग के पास 6 है। पहले 7 था, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब सिर्फ 6 ही बचा है। तो आपको यही बताना है कि उस 6 मौलिक अधिकार को कब निलंबित किया जा सकता है। तो ऑप्शन 1 है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन 2 है वित्तीय आपातकाल के दौरान, ऑप्शन 3 है कभी भी, ऑप्शन 4 है किसी भी दशा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उसको निलंबित किया जा सकता है। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पे रहते हैं? तो ऑप्शन 1 है 62 वर्ष, ऑप्शन 2 है 75 वर्ष, ऑप्शन 3 है 65 वर्ष, ऑप्शन 4 है 60 वर्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 65 वर्ष। 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रहते हैं।
अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन 1 है प्रधानमंत्री, ऑप्शन संख्या 2 है राष्ट्रपति, ऑप्शन संख्या 3 है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन संख्या 4 है लोकसभा अध्यक्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, ऑप्शन संख्या 1। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों का अध्यक्षता करता है। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त अधिकार है। ऑप्शन 1 है राजनीतिक अधिकार, ऑप्शन 2 है सिविल अधिकार, ऑप्शन 3 है मौलिक अधिकार, ऑप्शन 4 है विधिक अधिकार। तो आपको बताना है कि भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक जो होते हैं दोनों को कौन ऐसा अधिकार है जो दोनों को प्राप्त है। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। इसमें से जो मौलिक अधिकार है वो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समता का अधिकार का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ऑप्शन 1 है अनुच्छेद 16, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 17, ऑप्शन 3 है अनुच्छेद 14, ऑप्शन 4 है अनुच्छेद 18। तो इस प्रश्न का सही हो जाएगा उत्तर अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है जो समता यानी कि विधि के समक्ष समान अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ये जो अनुच्छेद 14 उसमें बहुत सारा सब क्लॉक होता है जिसमें आपको रोजगार पर की रोजगार में स्वतंत्र मतलब समता और विधि के समक्ष समता यानी कि बड़ा हो या छोटा हो सभी के साथ समान व्यवहार करने का प्रावधान है अनुच्छेद 14 में। ठीक, अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन 1 है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन 2 है संसद, ऑप्शन 3 है विधि मंत्री, ऑप्शन 4 है राष्ट्रपति। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। भारत के महान्यायवादी जिसको मुख्य न्यायाधीश भी कहते हैं, जो कि अभी कौन है? तो CY चंद्रचूड़ हैं। तो हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? तो हमारा ऑप्शन संख्या 1 है राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य का राज्यपाल, राज्य का लोक सेवा आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको इसका सही उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के जो राज्यपाल है वही जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। अब हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो आपको बताना है कि भारत में जो लौह युग है किससे संबंधित है। तो ऑप्शन संख्या 1 है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ, काले और लाल मृत भांडों के साथ, गेरू रंग के मृत भांडों के साथ, काली पॉलिश वाले मृत भांडों के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला सुल्तान कौन है? खलीफा खलीफा के जो अधिकार था उसको मानने से इनकार करने वाला कौन सुल्तान है? आपको इसका उत्तर देना था। ऑप्शन संख्या 1 है मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन 4 है कुतुबुद्दीन मुबारक।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ऑप्शन संख्या 1 है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन संख्या 2 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन संख्या 3 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन संख्या 4 है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था, वो भी रेडियो पर। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था उसका दूसरा नाम यानी उपनाम क्या है? तो ऑप्शन 1 है बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति, ऑप्शन 2 है खाद्य सुरक्षा क्रांति, ऑप्शन 3 है कृषि क्रांति, ऑप्शन 4 है बहुफसल क्रांति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1 यानी कि बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में स्थापित संगठन का नाम क्या था? तो ऑप्शन संख्या 1 है इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन संख्या 2 है इंडियन लीग, ऑप्शन संख्या 3 है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन संख्या 4 है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में जो ब्रिटिश के जो नागरिक है उसको मतलब भारत के समस्या के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए लंदन में जाकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन बनाए थे। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का नाम किस राजा ने यहाँ पर हाँ का निर्माण किस राजा ने करवाया था? पढ़ने में मिस्टेक हो गया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो आपको इसका उत्तर देना है। तो ऑप्शन संख्या 1 है विक्रमादित्य प्रथम जो कि चालुक्य वंश के थे, राज राज प्रथम जो कि चोल वंश के थे, ऑप्शन 3 है नरसिंह वर्मन प्रथम जो कि पल्लव वंश के थे, ऑप्शन संख्या 4 है कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट के थे। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 राष्ट्र यानी कि कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश के थे। तो अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी? तो आपको बताना है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया था तो किस ब्लॉक यानी किस दल की स्थापना की थी? तो ऑप्शन संख्या हम पढ़ देते हैं। तो ऑप्शन संख्या 1 है कांग्रेस समाजवादी दल, फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन संख्या 4 है स्वराज पार्टी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निकासी सिद्धांत का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो निकासी सिद्धांत जिसको ड्रेंथ ऑफ बेल बोला जाता है, ये जो है शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक, इनका लेखक कौन थे? ये इसका उत्तर आपको बताना है। तो ऑप्शन संख्या 1 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन संख्या 2 है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन संख्या 3 है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन संख्या 4 है रमेश चंद्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न दादा भाई नौरोजी यानी कि ऑप्शन 1। तो अगला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो ऑप्शन 1 है अखिल भारतीय किसान सभा,
ऑप्शन 2 है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन 3 है कांग्रेस समाजवादी दल, ऑप्शन 4 है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कांग्रेस समाजवादी दल। जयप्रकाश नारायण जो थे कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किए थे। अब हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हमारा आखिरी प्रश्न होने वाला है। तो हमारा आखिरी प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे उनका जो 1922 का अधिवेशन था बिहार में कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन 1 है हरिपुरा में, ऑप्शन 2 है पटना, ऑप्शन 3 है गया, ऑप्शन 4 है रामगढ़। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 गया। गया में 1922 का अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो आज के प्रश्न हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के यही 3 प्रश्न हैं जो छूट गए थे, तो हम देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 था, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी 6 से 14 वर्ष। ठीक। अब अगला प्रश्न था हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4। इसका हम ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि कल के वीडियो में हम इसको पढ़े थे और उत्तर वहां पर नहीं दे पाए थे, तो आज हम इसका उत्तर दे दे रहे हैं। अगला प्रश्न था हमारा, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 यह प्रावधान करता है कि राज्य है जो ग्राम पंचायत का जब गठन होगा तो उसमें उचित कदम उठाएगी राज्य, ठीक, उसका गठन करवाने में। अगला प्रश्न हमारा था, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो शायद इस प्रश्न का उत्तर भी बताए थे, नहीं अगर बताए होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला जो कि मठ से संबंधित था, बहुत ही फेमस केस था। तो अगला प्रश्न हमारा था, संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? इस प्रश्न का भी उत्तर हम बता दिए थे उपयुक्त में से सभी। तो इतना ही प्रश्न